Let's start our unit number 3 of curriculum in elementary education. एलिमेंट्री एजुकेशन में करिकुलम कैसा होता है, सो उसके हवाले से हम बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी द डेफिनेशन ऑफ करिकुलम. जी, करिकुलम इन एलिमेंट्री एजुकेशन के हवाले से पहले हम हमारा फोकस होगा फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम पे, कि फाउंडेशंस क्या हैं करिकुलम के लिए, किन किन चीज़ों की बुनियाद पे हम करिकुलम बनाते हैं. उसे कहते हैं कि फ़िलोसफिकल फाउंडेशंस नंबर 1, फिर है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस. इसके अलावा कहीं कहीं पे जो है आपकी ना हिस्टोरिकल फाउंडेशंस भी आ जाती हैं करिकुलम में. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम इन 3 फाउंडेशंस को ही फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको नहीं डिस्कस करते. सो हम यहाँ पे देखते हैं कि फ़िलोसफिकल फाउंडेशंस इंक्लूड, उसमें क्या शामिल होता है कि हमारी जैसे फ़िलोसफी है, हर फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ होती है. फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है तो इट्स मीन कि हमारी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ किस बेस पे है, तो वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बेस करती है. तो लाइक उसमें हमारा रिलीजन आ जाता है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ आ जाती हैं. अब अगर हम इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा रिलीजन उस बारे में क्या कहता है, हमारे जो सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, उनको हम किस तरह से लेंगे, बिलीव्स क्या हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन. हमारे जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, किस बेस पे हम जो है अपना करिकुलम उसको डेवलप करते हैं. तो वो ये बेसिकली हमारा करिकुलम, हम वही चीज़ें सिखाते हैं ना जो हम अपनी यूथ को, अपने बच्चों को उनमें प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ को हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र करना है. तो वो ट्रांसफ़र करिकुलम के थ्रू ही होता है, हमारी एजुकेशन के थ्रू होता है कि हम वो सब चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं. दूसरे नंबर पे है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस. अब सोशियोलॉजी एज द नेम इंडिकेट्स दैट इट्स रिलेटेड टू सोशल नॉर्म्स, लाइक सोसाइटी से रिलेट करती हैं. इसमें क्या कह रहे हैं कि नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल. एक बंदा है वो अगर इस दुनिया में रह रहा है तो इट्स मीन कि उसका इंट्रैक्शन किसी ना किसी तरह सोसाइटी के साथ है. अब सोसाइटी का ये मतलब नहीं है कि जो बाहर कितने सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोग होंगे तो वही सोसाइटी बनेगी. वो जितने लोगों से मिल रहा है तो वो सब उसकी सोसाइटी में आ जाते हैं. जिन लोगों से उसकी बातचीत है वो सब उसकी सोसाइटी है, कम्युनिटी है उसकी. अब उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी डिमांड्स क्या हैं, सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, डिमांड क्या है, सोसाइटी क्या चाह रही है, मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं, मेरे लोग हैं, वो किस तरह के हों. अब सोसाइटी स्टाइट के बाद आपकी स्टेट आ जाती है. लाइक आप जिस तरह से अगर आप उस वक्त इस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, फिर आपने अपने कंट्री को देखना है. कंट्री को देखने के बाद देन ग्लोब एट लार्ज, कि पूरी वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ दूसरी नेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं तो हमें कौन कौन सी स्किल्स हमें होनी चाहिए, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि हम जो आउटर वर्ल्ड है उसके साथ अपना जो रिलेशन है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग कर सकें, वहाँ अच्छे तरीके से मूव कर सकें. तो ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस भी हम मतलब करिकुलम में बच्चों को ऐसे एस्पेक्ट्स भी ऐसे स्किल्स भी सिखाए जाएं कि वो अपने आउटर वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द स्टेट, ग्लोब एंड सोसाइटी के हवाले से जो भी बात हो रही है उसमें भी वो अच्छे तरीके से काम कर सकें उन सब चीज़ों में. साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं. अब साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस की अगर बात होती है तो उसके हवाले से हम ये देखते हैं जैसे कि बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड क्या है. कुछ बच्चे अब मेंटल कैपेबिलिटीज़ आती है, नफ्सियात को समझना उनकी. अब टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लर्नर की साइकोलॉजिकल नीड्स को देखना है कि उसकी क्या नीड है. जैसे आपके पास एक क्लास में मोर देन 40-50 इस तरह से स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या आप कंसिडर करते हैं कि वो सारे के सारे बच्चे एक ही तरह से अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, या उनका लर्निंग स्टाइल सेम एक जैसा है और जैसे उनको बात समझाई जाती है दे ऑल उसी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या, या उनमें कोई डिफरेंस होता है? ये मुझे ज़रा आप इसका आंसर यहाँ पे कमेंट करें. बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं तो उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है. कोई बच्चे सिर्फ सुन के सीख लेते हैं, कुछ लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन से सीखते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है ना डिफरेंटली एक्ट करती हैं. तो हमने इन सब चीज़ों को भी माइंड में रखना होता है. ऐसा नहीं होता कि हर तरह से साइकोलॉजिकल नीड्स लर्नर की जो है ना ऑन दी होल हम इनको भी फोकस में रखते हैं जब अपना करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं. हाँ, घर में ग्रूमिंग होती है अगर
बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, हमें इन साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को भी देखना होता है स्टूडेंट्स के। तो इसी की बेस पे हम करिकुलम डेवलप करते हैं अपना। अब देखो टाइप्स ऑफ करिकुलम है। टाइप्स ऑफ करिकुलम में एक फॉर्मल करिकुलम है, फिर परसीव्ड करिकुलम, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, ऑब्जर्व्ड करिकुलम, प्लान्ड, ओवर्ट करिकुलम, हिडन और कोवर्ट करिकुलम ये आ जाते हैं। अब आप देखो कि ये बेसिक टाइप्स हैं कुछ करिकुलम्स की ना, जो हमने इनको देखना है कि किस तरह से होंगी, किस तरह से आप देखोगे इसे। अब लाइक देखो, करिकुलम इज़ अ प्लान ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। हम प्लान करते हैं, उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए या लोग बच्चों के लिए जिनको हमने पढ़ाना है। अब करिकुलम इंक्लूड्स 3 मेन एलिमेंट्स। उसमें ना 3 मेन एलिमेंट्स वो शामिल होते हैं एक करिकुलम में। एक तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दूसरा सब्जेक्ट मैटर शामिल होता है, तीसरा एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो 6 फेजेस पे शामिल होता है। आप करिकुलम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो उसका प्रोसेस, उसके लिए 6 स्टेजेस ज़रूरी हैं। अब वो स्टेजेस क्या होंगी, वो फेजेस क्या होंगे, वो देखें। ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास स्टेजेस उन्होंने दी हुई हैं। तो उनको हम देख लेते हैं वो क्या क्या हैं, फिर हम उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन नंबर 1 जो है ना, वो सिचुएशन एनालिसिस है। उसमें क्या शामिल होता है कि सोसाइटीज़ डिमांड, कि सोसाइटी की डिमांड क्या है, कौन सी किस किस्म के सब्जेक्ट जो है वो चाह रही है, किस किस्म का कंटेंट हमारी सोसाइटी में मतलब कि हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। इकोनॉमिक कंडीशंस को भी देखना है, मतलब कि क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास, इतने आपके जो फाइनेंस है वो आपको अलाउ कर रही है कि आप ये करिकुलम डेवलप कर लें, तो क्या उन चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सिस्टम में। पॉलिटिकल मेच्योरिटी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती हैं। तो ये चीज़ें हमने पहले देखनी होती हैं, इस चीज़ों को एनालाइज करना होता है। देन हम अपने सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। तो वो बेसिकली आपने करिकुलम डेवलपमेंट करते वक्त हम इसे देख लेते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप चाह रहे हैं आपके बच्चे जो हैं वो किस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस सीखेंगे। और उसके बाद उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद उस कंटेंट को और आप ऑर्गेनाइज करते हैं सारे कंटेंट को, देन उसे इंटीग्रेट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और कंटेंट को। मतलब कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस हम चाह रहे हैं कि उसके साथ कौन सा कंटेंट जो है वो हमने पढ़ाना है, वो कौन सा कंटेंट किस लर्निंग एक्सपीरियंस को कवर करेगा वो। देन एवेल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। जब आप इसी सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं ना, उसको अप्लाई भी कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, असल में एप्लीकेशन जब होती है करिकुलम की स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बाय द टीचर्स को अप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, उसको एवेल्यूएट किया जाता है। एवेल्यूएट करने के बाद आप अगेन दोबारा से न्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। बेसिकली इसके जो 6 स्टेजेस हैं करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के, तो वो ये हैं कि सिचुएशन एनालिसिस, फिर सिलेक्शन ऑफ एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। आफ्टर दैट एवेल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। ठीक है जी, इसकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन इंक्लूड्स द ट्रेंड्स एंड स्टाइल ऑफ अ सोसाइटी। स्टाइल ऑफ द सोसाइटी के क्या ट्रेंड है, रुझान किस चीज़ का है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है। रिलीजन एंड बिलीफ बीइंग फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द सोसाइटी, लोग कौन कौन से बिलीव्स को, कौन कौन से जो उनके जो हैं नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। प्रायोरिटीज़ लोगों की क्या हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की क्या है। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी, वो सब इसमें आता है। विजन एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। देन है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द गाइडिंग फोर्स टू हेल्प अचीव सेट टारगेट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब गाइडिंग फोर्स है, जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं उसको आप पहले सेट कर लेते हैं कि हाँ मेरा पर्पज़ ये है, मैंने इस पर्पज़ को अचीव करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी डीप फियर एंड फ्यूचरिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आप पहले से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सक्सेस ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। आपका करिकुलम उसी सूरत में सक्सेसफुल हो सकता है अगर आपने पहले से अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे, क्योंकि आप जब एवेल्यूएट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने
उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात है, उसमें क्या होता है कि कंटेंट मींस द मटेरियल, एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ अ सेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कंटेंट कैन बी अ स्टोरी, आपका जो कंटेंट है वो स्टोरी भी हो सकती है, कोई रिलीजियस टॉपिक भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ सोशल वैल्यूज़ वो भी हो सकती हैं। इट कैन बी अ प्रोजेक्ट टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट ये बहुत ज़रूरी है कि टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एज, स्टेज, इंटरेस्ट एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। वो जो हमने साइकोलॉजिकल डिमांड्स और नीड्स की बेसिस की बात की थी ना, उसमें ये होता है कि आपने देखना होता है कंटेंट सेलेक्ट करते वक्त बच्चों की स्टेज क्या है, उनकी एज क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। जब कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है तो आप देखेंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। प्री रिक्विजिट्स ऑफ द लर्निंग, पहले से बच्चों की जैसे आप कुछ क्वेश्चंस उसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी डालें जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को भी देखें, उससे उनको एक कहते हैं ना स्टार्टर की अहमियत रखती हूँ, वो क्रोनोलॉजी हो उसमें, होल टू पार्ट लर्निंग, इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन, स्पाइरल सीक्वेंसिंग। ये है कि इस तरह से अपने कंटेंट को आपने ऑर्गेनाइज करना है। फिर आप उसमें जो मेथड अप्लाई करेंगे, मेथड मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज विच आर यूज टू डेवलप करिकुलम एंड सम ऑफ द वेरी कॉमन आर सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन। मतलब जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम कह रहे थे ना उसको, तो हम उसके लिए किस तरह से कौन सा डिज़ाइन रखेंगे, सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा कि सिर्फ पढ़ाना ही है, या उसमें बच्चों का कोई इंटरेस्ट के हवाले से भी कोई चीज़ डाली हुई होगी, या प्रॉब्लम सेंटर्ड है, ये तमाम पर्पजेज डिज़ाइन है, उसको हम देखेंगे कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस किस किस किस्म के, हम बच्चों को क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे या सिर्फ बुकिश होगा, या टीचर का सिर्फ रोल होगा, क्या होगा उसमें। देन एवेल्यूएशन है, evaluation is the process of collecting data, organizing it and interpreting of the data to make an educational decision about teaching and learning। जब डिसीजन लेते हैं टीचिंग और लर्निंग के बारे में तो हम एवेल्यूएट करते हैं प्रोसेस को, डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं। एवेल्यूएशन प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर द करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। जो एवेल्यूएशन है आपको टीचिंग के लिए भी प्रोवाइड करती है फीडबैक, और लर्निंग के लिए भी, और ये दो तरह की होती है, एक फॉर्मेटिव होती है और समेटिव होती है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन ये ऑनगोइंग है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ड्यूरिंग क्लासेस भी हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, बच्चों को कितनी समझ में आई, ठीक है। और समेटिव एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द ईयर बाद में होती है। तो ये हमारा जो था ना करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस के फेजेस थे 6 जो हमने एलेबोरेट किए हैं यहाँ पर।